नमस्कार दोस्तों, समाचार विश्लेषण पर मैं हूँ रतिकांत सुमन। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो कुछ सूचनाएँ हैं, जो 3 सूचनाओं की मैं यहाँ पर जो आपको उसका विश्लेषण करके बताऊँगा कि उन 3 सूचनाओं का क्या अर्थ है। तो इसमें पहली जो सूचना है वह है तेजस्वी यादव से संबंधित और दूसरी जो सूचना है वह है आपको मेडिकल में अब जो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी और लिखने भी जो प्रिस्क्रिप्शन भी जो लिखे जाते हैं, वे प्रिस्क्रिप्शन अब आपको हिंदी में मिल सकेंगे और क्योंकि वो लटपटिया जो भाषा होती है, उस पर कुछ परिवर्तन हुआ है और तीसरा जो है कि वह 5G से संबंधित है। तो इसी पर मैं बताऊँगा। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी, राजनीतिक भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले हम तेजस्वी यादव पर बात करने जा रहे हैं। तो प्रभात खबर की सूचना पहले लेते हैं और प्रभात खबर में यह सूचना छपी है कि तेजस्वी की जमानत, यह दिखा देते हैं इसलिए क्योंकि आपको प्रामाणिकता से आप वाकिफ रहें, जो विश्लेषण कर रहे हैं क्या वह अभी के संदर्भ में है या नहीं। तो तेजस्वी की जमानत बरकरार, कोर्ट ने कहा बोलने में सही शब्दों का प्रयोग करें। यह एक सूचना है संवाददाता पटना। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई कोर्ट में IRCTC घोटाला मामले में मंगलवार को बड़ी राहत मिल गई। सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई के आवेदन को खारिज करते हुए तेजस्वी को पूर्व में मिली जमानत को बरकरार रखा है। जो पहले उन्हें जमानत दी गई थी 2006 के IRCTC घोटाला मामले में जमानत पर चल रहे तेजस्वी की जमानत खारिज करने की मांग सीबीआई ने की थी, जो उनकी जमानत जो है खारिज कर दी जाए। सुनवाई के दौरान तेजस्वी विशेष जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तेजस्वी से कहा कि हम आपकी जमानत रद्द करने नहीं जा रहे। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से जनता से कुछ बोलें तो शब्दों का सही चयन करें। अब जो वकील हैं, जो तेजस्वी के जो वकील हैं, उन्होंने क्या दलील दी वह देखना आवश्यक है कि बहस के दौरान तेजस्वी के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने कभी भी किसी सीबीआई अधिकारी को धमकी नहीं दी। वकील ने कहा उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया था, ना कि धमकी दी थी। यदि धमकी दी थी तो सीबीआई ने एफआईआर क्यों नहीं की। बहस के दौरान तेजस्वी के वकील ने 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री का एक वीडियो क्लिप कोर्ट में पेश किया, जिसमें सीबीआई पर विपक्षी नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के यहां कभी भी रेड नहीं होती है। एजेंसी के अधिकारी से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन इनके राजनीतिक इस्तेमाल का हम विरोध करते हैं। सीबीआई की दलीलें क्या थी? अब जांच प्रभावित करने के लिए दी गई धमकी से सीबीआई अधिकारियों को भय और चिंता सता रहा है। धमकी देने पर जमानत रद्द होनी चाहिए। हमने कभी इन्हें अरेस्ट नहीं किया है। तेजस्वी की दलील, इंटरव्यू में जो कहा उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। IRCTC मामले में कोर्ट की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव अभियुक्त नहीं है। सीबीआई ने जमानत रद्द करने की मांग की। दूसरी ओर सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील DP सिंह ने तेजस्वी यादव को मिली जमानत रद्द करने की मांग की। सीबीआई के वकील ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई के अधिकारियों और मामले के गवाहों को धमकी देते हुए नजर आए थे। कोर्ट में सीबीआई के वकील ने तेजस्वी के प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले बयान को पढ़कर सुनाया। इधर सीबीआई के वकील ने कोर्ट के बाहर कहा कि हमारी दलीलें सही थी, उन्होंने सीबीआई को धमकी दी है,
अब आगे दोबारा अपील करेंगे या नहीं, इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। अब यह है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला है जिसमें ये बोल रहे हैं कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्नों के जवाब में यह कहा था। अब मामला क्या है कि यह कोर्ट ने कह दिया है कि जब भी जनता के सामने भी जाइए, तब भी आप शब्दों का जो चयन करते हैं, वह शब्दों का चयन ऐसा नहीं हो कि उस पर जो धमकी जैसा वह चयन लगे। तो वास्तव में क्या है कि यह राजद के कुछ नेताओं की आदत है कि धमकी भरे लहजे में बोल देना। तो दरअसल हम जब नेता बनते हैं, तो नेता तो हम बन जाते हैं, लेकिन हमें सरोकार जनता से नहीं रहता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि भीड़ को देख करके हमें लगता है कि हम सबका छाती चीर देंगे। और यह जो है, यही जो यहीं पर भूल होती है, यहीं पर महाभारत की संभावना हो जाती है और यहीं से महाभारत युद्ध भी शुरू होता है। हम अपने आप में इतने खो जाते हैं कि हम समझते नहीं हैं कि किसे हम क्या कहने जा रहे हैं। यह मान लीजिए कि राजनीतिक कुछ पहल होती है, जिससे कि सीबीआई को चलना पड़ता है। अब क्या है कि प्रधानमंत्री उसके हेड तो हो ही सकते हैं क्योंकि वे हेड हैं देश के, राष्ट्रपति हेड हैं। तो ये जो दोनों अधिकारी हैं, तो किसी न किसी पार्टी से प्रधानमंत्री तो आएँगे ही। अब जब कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि सीबीआई जो है सो वह तोता है और जो सत्ता का तोता है, जो भी केंद्र में रहता है उसी का तोता है। तो यह जो है, यह तोते वाली जो बात है वह आज ही से नहीं चली आ रही, लेकिन तोता जो है वह किस ओर जाता है। मान लीजिए कि कोई पंडित है, वह अपने पिंजरे में तोता को रखता है, तो कहीं सिखाया हुआ हो कि लाल कार्ड है, पीला कार्ड है, नीला कार्ड है, उसमें से कौन-सा कार्ड तुम्हें उठाना है और उसके लिए उसने कुछ टैक्टिस अपना रखी है और वही इशारा करता है और उससे जाके लाल या पीला उठा लेता है और उसमें कुछ बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी लिखी हो सकती हैं, बुरी बातें भी लिखी हो सकती हैं। तो सीबीआई जो है उसी प्रकार से काम करता है और उसे करना पड़ता है उसके अधिकारियों को। तो यह कहना कहीं से भी, लेकिन सीबीआई पर पूरी ही ज़िम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। इसलिए क्योंकि सीबीआई जो है एक उपक्रम है, वह व्यवस्था है और उस व्यवस्था से हमेशा सीबीआई को यह कहना कि सीबीआई कहीं पर कुछ बातें होती है, राजनीतिक बातें या कुछ देश को बचाना होता है और कहाँ किसे पकड़ना है, क्या है। आप मान लीजिए कि घोटाला है, घोटाला पहले भी हुआ था और उस घोटाले की जो जाँच है, वह तो कांग्रेस के टाइम में भी चल रहा था, पहले से भी चल रहा है। तो यह जो घोटालों की जो जाँच है, वह तो पहले से ही चली आ रही है लालू यादव पर। और यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने ही करवाया। अब कांग्रेस में सत्ता में भी थे लालू यादव, अब बाद में भी, और ये रेलवे का ही मामला है। इस मामले में यह कहा गया कि धमकी भरे लहजे में, जिससे कि जो सीबीआई के अधिकारी, वास्तव में क्या होता है कि हम जो लोग अधिकारी होते हैं, वे 1 या 2 लोग होते हैं और वे किसी के विरोध में जाते हैं, तो उनके साथ कोई रहता नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारे से आने वाले लोग हैं, उनके पास हुजूम का हुजूम रहता है। यदि वे चाहें तो कहीं भी किसी भी अधिकारी पर हमला करवा के वे कर सकते हैं, जो कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो इससे क्या है कि इससे डर और भय की जो वातावरण है वह समाज में बनता है। ऐसा ही इसी कारण से उन पर जो है यह ज़मानत को कहा गया और डीपी सिंह ने, वकील ने उनका ये किया कि आपकी ज़मानत क्यों नहीं रद्द कर दी जाए, और ये जो जज से जो है उन्होंने किया। लेकिन जज जो थी, उन्होंने कहा कि हम आपकी ज़मानत, जो तेजस्वी यादव की ज़मानत को रद्द नहीं किया। चूँकि क्या है कि वह जो रेलवे या ज़मीन का जो घोटाला का जो मामला है, उसमें डायरेक्ट रूप से तेजस्वी यादव जो हैं इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यह कहा कि तेजस्वी यादव को कुछ बातें जो हैं, जो जनता में बोलते हैं या किसी अधिकारी को या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें शब्दों का चयन वे सही से करें, क्योंकि वे सार्वजनिक जीवन में हैं। तो जो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, उनके रहने का तरीका अलग-अलग होता है।
तो उन्हें उसी प्रकार से कार्य करना होता है। गलत शब्दों का चयन कभी भी नहीं करें और संयम के साथ, क्योंकि आपको देश को यदि चलाना है और बिहार को चलाना है, तो आपको संयम और धैर्य के साथ सबकी बात को सुनना होगा, प्रेस की भी बात को सुनना होगा। हर बात यह नहीं है कि आप ही के खिलाफ में, समाज है तो समाज तो बोलेगा ही, और समाज में यदि आप कुकर्म करते हैं तो कुकर्म के विरोध में तो होगा, क्योंकि सामाजिक न्याय से बड़ा कोई भी बड़ा न्याय नहीं है, चाहे वो सरकार का न्याय हो या कुछ। यदि समाज का दिमाग फिर गया तो समाज जो है कुछ भी बदल सकता है, लेकिन इसे जातीय उन्माद नहीं बनाए। समाज स्थिरता के साथ और स्वविवेक के साथ काम करे, विवेक के साथ तेजस्वी यादव को भी काम करना चाहिए। यह जो है कभी भी कहीं भी किसी को, चाहे पुलिस अधिकारी हो या कुछ हो, वह छोड़िए, वह पिछला जमाना गया। यदि आप आज राजनीति करना है, यदि घोटाले का पैसा आपके पास है, तो उन पैसाओं को सरकार को लौटा दीजिए, या तो आपका जो है वह खारिज हो जाएगा, जनता में वितरण कर दीजिए, तो खारिज हो जाएगा। और पैसे लेकर के आप उस पर यदि बैठे हुए हैं, तो यह जो है राजनीति नहीं होती है। सभी लोग आए और सरकारी पैसा ले लेके घर पर बैठ जाए, तो उससे देश का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। वैसे घोटाला केवल लालू यादव नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैसा ले लेके डकार तक नहीं मारा है, ऐसे ऐसे लोग हैं। अब दूसरी सूचना पर चलते हैं। तो यह जो है तेजस्वी यादव की बात थी, तो उनका जो है जमानत जो है सो रद्द जो है नहीं किया गया है, और उनका जमानत जो है बरकरार रहेगा, वे बाहर में रहेंगे। अब जो एक सूचना है, वह सूचना है आपको मेडिकल से संबंधित। जो यह सूचना है, इसमें क्या है कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का यह बड़ा कदम। यह एक डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता। ये एमडी हैं रेडियोलॉजी, दिल्ली, और प्रभात खबर .in से हैं इसमें। तो ये क्या है, सूचना देख लेते थोड़ा सा। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होना सिर्फ किसी भाषा की उन्नति नहीं है, समाज के विकसित होने का लक्षण है, और सौभाग्य की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव में अंग्रेजी से स्वतंत्रता का एक लक्षण है। अभी भी यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि आज भी अंग्रेजी और अंग्रेजियत की गुलामी की जड़ें गहरी है। मध्य प्रदेश में यह कार्य पिछले 7-8 वर्षों से चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी कि उसमें सभी क्षेत्रों की पढ़ाई का माध्यम हिंदी हो, परंतु कुलपति के बदलने के बाद वह कार्य लगभग रुक गया। फिर हमने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भी बात की थी। उन्होंने भोपाल और कुरुक्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपया देने की बात भी की थी। बाद में वे भी स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहे, जब नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में करने की बात कही, तब मध्य प्रदेश में यह बात जल्दी स्वीकार हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसे महत्वपूर्ण मिशन बनाया तथा एक बड़ी टीम के साथ स्थापित पुस्तकों को उनके प्रकाशकों से अनुमति लेकर अनुवाद का काम शुरू हुआ, एवं प्रथम वर्ष में पढ़ाई जाने वाली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। इनका विमोचन 16 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। धीरे धीरे यह कारवां आगे बढ़ेगा, ऐसी आशा है। अब यह बात है कि इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है, जो आईआईटी की जो पढ़ाई है, वह हिंदी में हो, इसके लिए जो बहुत सारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और कुछ संत मुनि टाइप के जो लोग हैं, वे अपना जीवन आईआईटी से पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने ऐसा कार्य किया, जो दिल्ली के थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वे कैनॉट प्लेस या जंतर मंतर या जनपद पर जाकर कई बार उन्होंने धरना दिया, और वे जो हैं, वे संत मुनि जैसे जीवन जीते हैं, खद्दर का ड्रेस पहनते हैं, और वे जाकर वहां पर धरना देते थे। और उन्होंने प्रयास किया था कि आईआईटी की जो पढ़ाई है, और उन्होंने की भी हिंदी में, और बाद में उन्होंने डिमांड किया कि हिंदी में ही पढ़ाई हो, और हिंदी में करने के लिए वे लगे रहे। तो बहुत सारे लोग ऐसा हैं कि भारत में चाहते हैं
कि जो यह अंग्रेजियत की जो पढ़ाई है उसको छोड़ करके हिंदीजीवी जो लोग हैं और हिंदी के साथ रहने वाले हैं, राष्ट्रभाषा के साथ रहने वाले हैं, वे लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदी में इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई हो और हिंदी में ही मेडिकल की पढ़ाई हो। इसके लिए बहुत सारे लोग अपना जीवन खपा चुके हैं। लगभग जो है समझिए कि 60-70 वर्ष से यह प्रयास देश में चल रहा है कि हिंदी में यह पढ़ाई हो। लेकिन हिंदी में इसका जो एनाटॉमी या जो भी ये विषय है, उसका जो शब्दावली का जो निर्माण है, अंग्रेजी से कैसे किया जाए, तो पारिभाषिक शब्दावली बनाने का प्रयास किया गया। तो पारिभाषिक शब्दावली, इसके लिए एक विभाग भी बनाया गया और अनुवाद का भी विभाग बनाया गया। अनुवाद का विभाग दिल्ली में है, पारिभाषिक शब्दावली पर वहाँ पर कार्य हुआ। लेकिन यह कार्य आधा अधूरा है। उसमें एनाटॉमी या फिजियोलॉजी या जो भी विषय हैं इससे संबंधित या इंजीनियरिंग से संबंधित, वे जो कार्य हैं अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कार्य किया और वह सराहनीय है, लेकिन उस पर भी अभी तक पूरा कार्य नहीं हुआ है। लेकिन यह नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से यह किया गया है और इसमें अब जो है संभावना यह बन रही है कि हम लोगों को लटपटिया भाषा जो लिखते हैं डॉक्टर आदि और प्रिस्क्रिप्शन पर, कि जो मरीज है वह पढ़ नहीं पाता है कि इन्होंने क्या लिखा है, और जब जाइए कहीं पर भी तो दवा वाले को भी दीजिए तो दवा वाले भी नहीं पढ़ पाते क्योंकि नए नए रहते हैं और वह इस प्रकार से लिखते हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता है कि ये क्या लिखते हैं। वह कहाँ से अंग्रेजी पढ़ के आते हैं, कहाँ से वे लटपटिया भाषा कौन से डॉक्टर के अधीन रह करके उन्होंने सीखा है, यह भी पता नहीं चलता है। तो यह जो है सो देश में यह खेल चलते रहा है अंग्रेजियत का, और कौन से अंग्रेज इनको पढ़ा करके गए यह भी अभी तक जो है सो यहाँ पर पता नहीं चला है। अंग्रेजी 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 में ये सब अंग्रेजियत ऐसी सीखे हैं कि आप उनकी भाषा को समझ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। जो लिखा है, लिख उस पे जो है सो वह पत्थर है। तो इस प्रकार के ये जो ये क्रम चलता रहा है, तो उस क्रम को हटाने का प्रयास जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश में किया गया है। यह सराहनीय कदम है और इस पर पारिभाषिक शब्दावली के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। उन्हें बिठा करके कुछ पुस्तकों का जो है सो यहाँ पर निर्माण किया गया है। इससे जो है मेडिकल में एक हिंदी वाले छात्रों को अपनी भाषा में कार्य करने का अवसर मिलेगा और इससे जो है देश में एक विकास होगा। हम मेडिकल को समझ पाएंगे और ये कोरोना के बाद जो है सो यह बढ़ा है, लोगों में जागृति बढ़ी है स्वास्थ्य के प्रति, और जो पर्यावरण के प्रति जो बढ़नी चाहिए वह अभी तक नहीं बढ़ी है। तो पर्यावरण के और या मेडिकल के या इंजीनियरिंग के या अन्य भी जो विषय हैं उनकी पढ़ाई जरूर ही हिंदी भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है और इसकी जो बरकत जितनी होगी उतना ही हम यहाँ पर जो है संबल होंगे, मजबूत होंगे। यह एक जो है सूचना है, इसका विश्लेषण जो है आवश्यक था। दूसरा जो सूचना है वह है 5G को लेकर के। तो 5G को लेकर के वह खुशखबरी ही समझिए और अच्छा ही समझिए कि ये सूचना जो है तो 5G जो है तो यह प्रामाणिकता के लिए हम अखबार को दिखाते हैं, और ये जो है यह 2G 3G से हम लोग होते हुए अब 5G के ज़माने में आ गए हैं और कुछ मोबाइल जो है सो काम वाम करना बंद कर देगा और आपको दूसरा मोबाइल 5G लेना होगा। यह जो ज़माना अब आ रहा है, तो ये सूचना है 5G व दूरसंचार की नौकरियां एक साल में 33.7% बढ़ी हैं। अब यह सूचना है मुंबई की। देश में पिछले 12 महीनों में 5G और दूरसंचार क्षेत्र में नौकरियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वैश्विक नौकरी वेबसाइट इंडीड की एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। आंकड़ों के मुताबिक इंडस्ट्री तेजी से 5G अपनाने पर विचार कर रहे हैं। यह रिपोर्ट सितंबर 2021 से सितंबर 2022 के दौरान इंडीड के प्लेटफॉर्म पर नियुक्ति संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। इसके मुताबिक सितंबर 2021 से सितंबर 2022 के बीच
दूरसंचार और 5G क्षेत्रों में भर्ती गतिविधियां 33.7% बढ़ी है। इसके साथ ही पिछले 1 महीने में ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों और संचालन सहयोगियों में क्रमशः 13.91% और 8.22% की वृद्धि हुई है। इंडीड इंडिया के करियर विशेषज्ञ सौमित्र चंद्र ने कहा कि भारत में 5G का बेसब्री से इंतजार किया गया है। वहीं कंपनियों ने 5G तकनीक और सेवाओं को विकसित करने के लिए पहले से ही पेशेवरों को काम पर रखना शुरू कर दिया। उद्यमियों और द्वारा 5G को तीव्र गति से अपनाने के साथ हम संभवतः अगले कुछ तिमाहियों में इन भूमिकाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी देखेंगे। अब यह है कि जो यह वृद्धि हो रही है नौकरी में, तो इसका कारण यह है कि 5G का जो कार्य है वह बढ़ने वाला है और 5G अभी तक भारत उसमें पिछड़ा हुआ है, चूंकि चीन जो है आज से लगभग 3 साल पहले ही 5G में प्रवेश कर चुका है और 5G के कुछ टावर वगैरह जो है और कुछ सैटेलाइट वगैरह उसने जो ऊपर में भी अंतरिक्ष में भी छोड़ रखा है और दूसरा है कि वह हिमालय के ऊपर भी उसने लगाया है, जिस पर कि ऑब्जेक्शन जो है भारत सरकार के द्वारा हुआ था, तो वह 5G पर काम करने लगा है। अब 6G पर भी वह आगे बढ़ रहा है और 7G पर भी वह जा रहा है। लेकिन हम अभी अटके हुए हैं 5G पर और यह लोगों को बता देना आवश्यक है कि 5G मोबाइल अब आपको लेना आवश्यक होगा, क्योंकि कुछ दिन में भारत में ऐसा हो सकता है कि 5G ही कार्यरत रहे। 2G वगैरह जो है ये सब लगभग मृतप्राय हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल जो है आज एक कचरे का डब्बा हो गया है और जितने भी पुराने मोबाइल हैं वे घर से किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं इसके लिए भी संसाधन नहीं है। समुद्रों में उसे फेंकना और ये जो कचरा है भारत किस प्रकार से डिस्पोज करेगा यह भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कचरा जो है जितना चीन में हो रहा है उससे लगभग कुछ कम भारत में है और उससे भी ज़्यादा जो है अमेरिका में है। ये सभी विश्व के जितने भी देश हैं यहाँ पर ये कचरे का डब्बा धीरे धीरे यंत्रबद्ध हम होते जा रहे हैं और ये कंप्यूटर और ये सब जितने भी ये कचरे के डब्बे हैं इसका जो निष्कासन कैसे किया जाएगा यह अभी एक समस्या बनी हुई है। जो मोबाइल का डब्बा है वह कैसे फेंका जाएगा, तो इस पर कोई बात इस निष्कासन के लिए कोई बात सरकार इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि इसे यदि रोक दिया जाएगा तो व्यापार हर देश में रुक जाएगा। व्यापार को रोकना सरकार का उद्देश्य नहीं है। सरकार चाहती है कि व्यापार चलता रहे, लेकिन ये कचरा जो है, कचरा का प्रबंधन जो है सरकार को जरूर ही करना होगा। आज ये जो बॉक्स कंप्यूटर के हों ये कहाँ पर ये फेंके जाएंगे, इसका निष्कासन किया जाएगा, तो उसके लिए स्थान नहीं है, ना समुद्र को दिया जा सकता है, कहाँ पर ये जाएगा इसके लिए तो कचरा का कोई प्रबंधन जो है सरकार को अवश्य ही करना होगा, क्योंकि विश्व में ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और आगे भी यह समस्या रहेगी। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, मैं हूँ रतिकांत सुमन। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।